दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड या फिर इसे भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। और ऐसे फैक्ट्स, अगर आपका जैसे एग्ज़ाम आता है और उसमें इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो आपको आज इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो को सहज तरीके से संभल करके और अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा करके देखनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं BSES। क्या होता है एडजेक्ट में? देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स या ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। जब भी कोई कंट्री है और उसके अंदर व्हीकल चल रहे हैं तो एडजेक्ट सी बात है, जब व्हीकल चल रहे हैं तो फ्यूल बर्न करेंगे क्योंकि इंजन को फ्यूल चाहिए चलने के लिए, और उसके बाद वो एग्जॉस्ट करते हैं कुछ हार्मफुल गैसेज, और वो हमारे एनवायरनमेंट को यानी जो वातावरण है उसमें पोल्यूशन करते हैं। इस वजह से ये जो भारत स्टेज या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जो एक नॉर्म चलता है, एक स्टैंडर्ड चलता है, वो किस वजह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका क्या मुख्य रीज़न होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का या वो स्टैंडर्ड लाने का। क्योंकि देखिए, वो स्टैंडर्ड क्या होता है, वो एक तकनीक होती है जिसके तहत हम जो व्हीकल के अंदर हम इंजन यूज कर रहे हैं, इंजन के अंदर फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को या उसकी टेंडेंसी को इम्प्रूव कर सकें, जिसके तहत हमारे जो व्हीकल हैं उनके एग्जॉस्ट में जो हार्मफुल गैसेज हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर गैसेज हो, क्योंकि सल्फर बाहर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर सल्फर ऑक्साइड बनाती है, और सल्फर ऑक्साइड जो है वो फिर हाइड्रोजन या फिर वाटर के साथ मिल करके अदर जो कंपोनेंट या जो अदर एसिडिक फॉर्म में जितने भी कंपाउंड बनाते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, जो अदर गैसेज, जो हार्मफुल गैसेज हैं, जब एग्जॉस्ट यानी जब धुआं निकालता है, उस धुआं के अंदर एग्जॉस्ट के अंदर जो हमारे मफलर या फिर साइलेंसर के थ्रू बाहर आती हैं गैसेज, तो उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को यानी जो वातावरण है, जो बाहर का पर्यावरण है, उसको दूषित करती हैं। अब ये जितनी भी गैसेज हैं, इनकी क्वालिटी या इनके जो अफेक्ट हैं उसको कम कर सकें, इस वजह से हम जो भारत स्टेज, ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक, उस स्टैंडर्ड को इंप्रूव करते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, BS1 से शुरू होकर के आज BS6 व्हीकल्स आने शुरू हो गए। अब ये जो BS6 नॉर्म्स हैं, ये क्या है, BS क्या होता है, BS फर्स्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था, इंडिया में लॉन्च होने का मुख्य कारण क्या था, और BS फिफ्थ जो व्हीकल्स या BS फिफ्थ जो स्टैंडर्ड है वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट BS4 के बाद डायरेक्टली 6 व्हीकल क्यों आए, उसका भी रीजन मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड यानी भारत स्टेज उत्सर्जन मानक क्या होता है। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा मोटर वाहनों सहित जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन है, उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए जो स्थापित उत्सर्जनक मानक है यानी जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो होता है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, इसके तहत जो आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोल देते हैं इंग्लिश में सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये जो क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन करता है, यानी जो टाइमलाइन है, गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी करता है जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं उसके तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पे नाम आया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अभी इस मिनिस्ट्री को संभाल कौन रहे हैं, यानी मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री का। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव, वो नाम याद ध्यान रख लेना, आप आपसे पूछ भी सकते हैं, क्या पता स्टैटिक जीके के अंदर आ जाए। ठीक है, तो आप वो ध्यान रख सकते हैं। तो इसके अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आता है और वो इसके तहत जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनकी गाइडलाइंस है वो जारी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड जो 4 व्हील्ड व्हीकल्स के लिए वैलिड हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे रेफरेंस में दिख रही होगी, यूरो फर्स्ट। अब ये यूरो क्या है? देखिए जब भी हम कोई तकनीक इंडिया में लेके आते हैं या फिर कोई भी कंट्री अपने देश के अंदर, अपने कंट्री के खुद की कंट्री के अंदर कोई टेक्नोलॉजी लेके आती है, वो जरूरी नहीं कि वो खुद की टेक्नोलॉजी हो, बाहर की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। और इंडिया में कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, ऐसी तकनीक हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग चीज़ों को संभालने के लिए हम यूज करते हैं। और इस चीज़ के अंदर भी जब हम इंडिया 2000 या भारत स्टेज लेके आए थे, ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ये एक स्टैंडर्ड लेके आए थे, तो रेफरेंस हमने दिया था यूरो फर्स्ट का, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उसकी तकनीक हम यूज करते हैं, जिसके तहत हम जितने भी इंजन हैं या इंजन ऑयल हैं, फ्यूल की जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करने के लिए हम जो तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो हम रेफरेंस देते हैं यूरोपियन कंट्री का, जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरो फर्स्ट, जैसे यहाँ पे भारत फर्स्ट है, भारत स्टेज फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यूरो फर्स्ट। रेफरेंस होता है, संदर्भ में लिखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया 2000। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेज फर्स्ट आया था, और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुसने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि आपसे पूछ ले कि BS फर्स्ट जो तकनीक है या स्टैंडर्ड जो सबसे पहले इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2000 के अंदर पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर दिया गया था। यानी भारत स्टेज व्हीकल्स हैं, सबसे पहले कब इम्प्लीमेंट हुआ था या कब लाए गए थे, मैन्युफैक्चर हुए थे, तो आप ये कह सकते हैं कि सन 2000 के अंदर पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, उसके पहले कमेटी बनी या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो बाद की बात है। आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले यही ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद भारत स्टेज सेकंड, जिसको यूरो सेकंड भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस होता है ये यूरोपियन कंट्री के नाम से, लेकिन आपको BS सेकंड ध्यान रखना है। अगर सबसे पहले बात करें तो 2001 के अंदर NCR और इसके अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इंप्लीमेंट हुए। ठीक है, अब NCR क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, जिसके अंदर यानी जब दिल्ली के पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, और यहाँ पे है राजस्थान, इसके मुख्य जो जिले जो दिल्ली से सटे हुए हैं यानी लगे हुए हैं, वो जनरली किस में आते हैं? NCR रीजन के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर। और इसके जो सबसे डेवलप्ड जो जिले हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, अगर यूपी की गाजियाबाद या फिर नोएडा, जो बागपत मेरठ वाले इलाके हैं, ये सारे शामिल है किसके अंदर? NCR के अंदर। ठीक है, और कई बार किसी एग्जामिनेशंस में पूछे भी जा सकते हैं। तो NCR के जो जितने भी जिले हैं, आप ये इनमें समझ सकते हैं, NCR के अंदर ही आते हैं ना सारे, तो NCR के अंदर और फिर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अंदर भारत स्टेज सेकंड, ठीक है, 2001 के अंदर इंप्लीमेंट हो गए थे। उसके बाद 2003 के अंदर NCR तो है ही है, बाकी 14 सिटीज और। अब ये 14 सिटीज कौन कौन सी हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, जमशेदपुर, आगरा और गुवाहाटी। ये 14 सिटीज हैं जिनके अंदर इंप्लीमेंट हुए थे, और यहाँ पे NCR के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि जो भारत स्टेज व्हीकल्स हैं वो नेशनल वाइड यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर किस सन के अंदर लागू हो गए थे? 2005 के अंदर। ठीक है, 2005 में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, नेशनल वाइड। इसके अलावा भारत स्टेज थर्ड व्हीकल्स की बात करते हैं। ठीक है, भारत स्टेज थर्ड, जिसे यूरो थर्ड भी बोल देते हैं, 2005, और ये 4 दे रखे, ये महीना है, यानी अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल 2005 के अंदर NCR और 14 सिटीज, जो 14 सिटीज मैंने आपको बताई थी सेम वही, 2010 के अंदर नेशन वाइड यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत स्टेज थर्ड जो है वो व्हीकल्स 2010 में पूरे भारतवर्ष में लागू हो गए थे। अब उसके बाद भारत स्टेज 4 की बात करते हैं, जिसे यूरो 4 भी बोल देते हैं। तो 2010 में ये सिर्फ NCR और 14 सिटीज जो यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, इन सिटीज के अंदर लागू किए गए, और उसके बाद 2017 में नेशन वाइड ये लागू कर दिए गए थे। ठीक है, यानी नेशन वाइड का मतलब पूरे भारतवर्ष में 2017 में इंप्लीमेंट हो गए थे कि BS4 व्हीकल्स हैं, आप परचेज कर सकते हैं, और हर जगह पर ये अवेलेबल थे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत स्टेज 5th जो व्हीकल हैं वो किस ईयर में लागू हुए? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या फिर स्किप कर दिया गया, या कुछ ऐसा ऑप्शन आ सकता है, या आप इस चीज़ से अवेयर हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे, नहीं फिर तुक्का मार के 2010, 2005 ऐसे करके आएंगे। तो भारत स्टेज 5th जो व्हीकल थे, ये जो नॉर्म था, ये स्टैंडर्ड था, ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे स्किप क्यों कर दिया गया? देखिए, आपने देखा भी होगा 2017 के बाद 2019-20 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 15 सिटीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड
15 सिटीज ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड थी, और उसके अंदर 13 से 14 ऐसी सिटीज थी जो इंडिया के अंदर थी। ठीक है, इंडिया की ऐसी सिटीज थी जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड थी, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है, और कानपुर जैसी ऐसी सिटीज थी जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मानी जाती थी। तो उस वजह से क्या किया कि इंडिया के अंदर भारत स्टेज 6 व्हीकल्स लॉन्च किए गए, जिसमें कि पोल्यूशन का जो चांसेस है, पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो, और वो 2018 में दिल्ली में लागू किए गए। इसके बाद 2019 में एनसीआर में, और 2020 में नेशन वाइड हो गए थे, यानी पूरे भारतवर्ष में। और आज जो भारत स्टेज 6 व्हीकल है वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं, जिसको यूरो 6 व्हीकल भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर है तो भारत स्टेज 6 जो है वो नॉर्म्स हम बोल देंगे, वो स्टैंडर्ड हम बोलेंगे। ठीक है, तीनों फैक्टर आपको ध्यान होने चाहिए। BS6 जो व्हीकल है दिल्ली के अंदर 2018 में, एनसीआर में 2019 में, यहाँ पे 2018 में सिर्फ दिल्ली में, 2019 में एनसीआर में। एनसीआर का मतलब ये है कि दिल्ली के साथ साथ जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जो एनसीआर जिले हैं उनके अंदर भी लागू हो गए थे, और 2020 के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये भारत स्टेज 3 है, भारत स्टेज 4 है, सेकंड है, फर्स्ट है या 6th है, इनमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो BS सेकंड और BS थर्ड जो इंजन है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, और वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, एक दूसरे को कैसे अलग करते हैं। जब BS सेकंड व्हीकल थे तो उससे फिर BS थर्ड जो व्हीकल आए उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे उत्प्रेरक कन्वर्टर, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये क्या काम करता था, जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया था कि जो हार्मफुल गैसें होती थी, जैसे हाइड्रोकार्बन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकलती हैं, तो वो जो क्वालिटी के अंदर जो जितनी हार्मफुल गैसेज निकलनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम करने के लिए, यानी एक तरीके से उन हार्मफुल गैसेज को फिल्टर करने का काम करता था कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी उत्प्रेरक कन्वर्टर। ठीक है, तो ये आया उसके अंदर BS थर्ड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं BS थर्ड और BS 4 के अंदर क्या डिफरेंस है, कि BS 4 जो इंजन आया था तो उसमें फिर क्या इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो एक दूसरे को कैसे अलग करते हैं। तो देखिए BS 4 जो इंजन है वो BS थर्ड की जो क्षमता है उससे या उसकी तुलना में जो वाष्पीकरणीय जो वाहन है उसके उत्सर्जन को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने में सक्षम है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप एक क्लीनर कम जो प्रदूषणकारी वाहन है वो होता है, यानी जो BS 4 जो व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, वो BS थर्ड की तुलना में थोड़ा कम प्रदूषण है वो छोड़ते हैं, यानी कम पोल्यूशन है वो करते हैं। इस वजह से ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसके अलावा BS 4 जो मापदंड हैं उनको पूरा करने के लिए आमतौर पर कई बदलाव वो किए गए, जैसे BS 4 डीजल इंजनों में सबसे बड़ी चीज़ एक जो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताई कि शक्तिशाली जो उत्प्रेरक कन्वर्टर है, यानी उसमें तो केवल कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, इसमें थोड़ा और पावर वाला यानी और पावरफुल जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो यूज़ किया गया। और इसके अलावा जिसे डीजल ऑक्सीडेशन उत्प्रेरक यानी DOC के नाम से उसे जाना जाता है, जो यहाँ पे पावरफुल कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया गया, उसको किस नाम से जाना जाता है, डीजल ऑक्सीडेशन उत्प्रेरक यानी DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कन्वर्टर। ठीक है, उस नाम से इसको जाना गया। तो इस वजह से भी ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड या आप कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन जो हानिकारक गैसें हैं वो फिर कम निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पावरफुल जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो यूज किया गया BS 4 व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि BS 4 और BS 6 जो व्हीकल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि BS 6 व्हीकल्स अभी फिलहाल में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए बन जाता है। BS 6 जो है वो BS 4 की तुलना में काफ़ी स्वस्थ हैं, यानी कम जो हानिकारक गैसें हैं वो छोड़ते हैं, यानी कम प्रदूषित करते हैं इस एनवायरनमेंट को। अगर सबसे पहले बात करें एक सबसे हार्मफुल गैस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अगर वो पहले 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से एग्जॉस्ट करती थी तो अभी फ़िलहाल में वो 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से एग्जॉस्ट करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनमें काफ़ी डिफ्रेंशिएशन हुआ है। इसके अलावा अगर बात करूं तो सल्फर की जो क्वालिटी है वो लगभग 80% तक कम हुई है, यानी 5 गुना कम हुई है। पहले जो
50 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। देखिए आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, कि ppm की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन। 50 ppm जो एग्जॉस्ट करती थी पहले, ठीक है, वो कंटेंट बाहर आता था, तो उसकी जगह अभी 10 ppm रह गया है, यानी 5 गुना कम हो चुका है BS6 के अंदर, जो काफ़ी हार्मफुल एक गैस होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर, देखिए अगर SO2 की बात करूँ तो बाहर पानी में मिल करके और वो H2SO4 बना देते हैं, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो एसिड रेन भी करवा सकता है, हमारे ओशियंस में मिल सकता है, बाकी और भी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। BS6 जो व्हीकल्स हैं उसके मामले में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी जिसे DPF बोलते हैं और सिलेक्टिव जो कैटालिटिक रिडक्शन है एक भूमिका निभाता है, यह BS4 के अंदर नहीं था, ठीक है। दो चीज़ और ध्यान रखनी है, एक तो DPF, ठीक है, जो होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, इसके अलावा सिलेक्टेड कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ जो पहले BS4 में नहीं थी BS6 के अंदर आई हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस देके आपसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि BS जो 6 व्हीकल्स हैं उनके अंदर ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक यानी OD फीचर जो उपलब्ध है, जो BS4 के अंदर नहीं था। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये भी एक लेटेस्ट फीचर है जो BS6 व्हीकल्स के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिख दी है, वो भी पढ़ लेना। अब बात करते हैं PUCC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट भी बहुत सारे आ रहे थे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कि सर जो PUCC सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी क्या होती है, पहले 1988 में क्या थी, 2019 में अमेंडमेंट हो गया तो क्या हो गया, BS4 BS6 के अंदर जो PUCC बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो वो फैक्ट आपका बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की, ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की, तो उसमें धारा 190 यानी सेक्शन 190 के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे सब सेक्शन जो है, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन को अगर वॉयलेंस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। अगर आप पहली बार ऑफेंस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बार 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर सेकंड बार अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये देना पड़ता था, ठीक है, यानी 1000 रुपये देना पड़ता था, 2000 रुपये देना पड़ता था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। लेकिन अभी 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 190, यहाँ पे सब सेक्शन देख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो वर्ड था 1000 रुपीज़ उसको चेंज किस रूप में कर दिया गया, और जो वर्ड था 2000 रुपीज़ उसको कैसे चेंज कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहली बार गलती करने पे 1000 रुपये चार्ज यानी 1000 रुपये का दंड आपसे वसूला जाता था, और इसके अलावा दूसरी बार गलती करने पे 2000 रुपये का आपको फाइन देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कर दिया गया, जहाँ पे 1000 रुपये था, ठीक है ना, जहाँ पे 1000 रुपये था उसकी जगह क्या कर दिया गया, 10,000 रुपये प्लस में 3 महीने की जेल आपको हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों, उसकी जगह चेंज कर दिया गया। दूसरी बार गलती करने पे जो 2000 रुपये फाइन लगता था उसकी जगह क्या कर दिया गया, 10,000 रुपये प्लस में 6 महीने की जेल, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये ही यहाँ पे लिखा गया है, इसका 2 हेडिंग यहाँ पे दी गई हैं, उनका एग्जैक्ट मतलब ये निकलता है, ठीक है। आप पढ़ के देख लेना अच्छे से, मैंने पढ़ लिया, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो पहले 1000 रुपये फाइन लगता था उसकी जगह अभी 10,000 रुपये फाइन या फिर 3 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। और जो दोबारा गलती करने पे 2000 रुपये का दंड आपसे वसूला जाता था उसकी जगह 10,000 रुपये का फाइन जुर्माना लग सकता है, या फिर इसके साथ में जो 6 महीने की जेल हो या फिर दोनों लग सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद PUCC की जो वैलिडिटी है वो एज ए प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट्स फिर बाद में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर प्रूफ दिखाओ कि कहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है, तो मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, PUC सर्टिफिकेट, जो 11/1/2022 इसी साल की जो जनवरी का महीना था उसकी 11 तारीख को ये PUC कटवाई गई थी, PUC सर्टिफिकेट, जो वैलिड अप टू लिख रखी है यहाँ पे 10/1/2023, यानी 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। और यहाँ पे आप देखना इमिशन नॉर्म्स दे रखा है भारत स्टेज 4, और यहाँ पे ये जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोटिस मैंने आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीच में द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
लिख रखा है द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी फॉर 6 मंथ एंड द सर्टिफिकेट शैल ऑलवेज बी कैरिड इन द व्हीकल and produced on demand by the officers refer in the sub rule first of rule 116, provided that the validity of the certificate shall be 12 months for the vehicle manufactured as per BS4 और BS6 norms। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो PUC सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी, ये यहां पे दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्हीकल BS4 या BS6 नॉर्म का है तो आपका जो व्हीकल है उसकी PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी 12 महीने, यानी 1 साल, यानी 1 ईयर। अब ये 6th महीने जो रहेगी ना, वो रहेगी जो BS4 या BS6 व्हीकल्स, यानी BS4 या BS6 जो एमिशन नॉर्म्स हैं उसके अंडर नहीं आते, जो बाकी के नॉर्म्स हैं उनके अंडर जो व्हीकल्स आते हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की, यानी 6 मंथ की। उसके बाद जो BS6 या BS4 के व्हीकल्स हैं उनकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक की। और यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखी गई है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताई भी थी कि आपका जो PUC सर्टिफिकेट है वो हमेशा आपके वाहन के साथ में होना चाहिए, और जो ऑफिसर देखने की डिमांड करता है, ठीक है, उसके सामने आपको दिखाना है किस रूल या किस सब रूल के अंदर आता है। तो रूल नंबर 116, रूल जो मोटर व्हीकल रूल्स है ना, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 116 के अंदर आता है सब रूल फर्स्ट। उसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई अधिकारी आपसे जांच पत्र मांगता है या PUC सर्टिफिकेट मांगता है तो आपको दिखाने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो नया व्हीकल आप अगर निकलवाते हैं और वो BS4 या BS6 नॉर्म्स के अंदर आता है तो उसकी जो वैलिडिटी है, और ऑब्वियसली बात है BS6 व्हीकल्स आपको मिलेंगे अभी, तो उसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगी नए की, वो भी 1 साल की मिलेगी। उसके बाद आपको आगे 1 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।